Hi friend, this is Satish Singh Tawar and you are watching Rajputana Study Point. दोस्तों, हम पिछली बार पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस में इम्परेटिव को कैसे चेंज करते हैं। तो इम्परेटिव को थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। इम्परेटिव के लगभग यही 3 तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट वाला होता है सबसे पहला, तो ऑब्जेक्ट वाला जैसे कि शट द विंडो, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वर्ब के तुरंत बाद, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक होता है बिना ऑब्जेक्ट वाले, जैसे कि गेट आउट, गो अवे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वर्ब होती है। और एक होते हैं नैतिक सलाह वाले। नैतिक सलाह वाले जैसे कि मॉरल सजेशन हो किसी में कि हमें ये करना चाहिए, जिसमें कोई चाहिए शब्द आ रहा हो, ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश में कि नैतिक सलाह वाला कौन सा है। तो इसको तीनों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आई बटन है, उस पर जाकर क्लिक करें और पैसिव वॉइस में इम्परेटिव कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, शुरू में आपको यू आर या तो ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर और भी जैसे फॉरबिडन हो गया कुछ, ये आपको करना है प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, भी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। और जो तीसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लगाना है शुड, फिर उसके बाद आपको लगाना है बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीनों ही तरीका आप बना के देखिए। पहला तो आता ही होगा आपको, जैसे कि शट द विंडो, तो सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट क्या है द विंडो, यहाँ आपने लिख दिया द विंडो, फिर उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ, शट की थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, शट ही होती है, सेकंड भी शट होती है। अब हम बनाते हैं इस वाले तरीके को, गो अवे या जैसे गेट आउट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको क्या करना है, या तो यू आर ऑर्डर टू या यू आर रिक्वेस्टेड। तो आपको करना है यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ से जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद लगाना है टू और जो वाक्य एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसमें यू आर ऑर्डर टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है शुरू में, और कुछ नहीं करना, आगे इनके आगे वाक्य एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा तरीका है जिसमें नैतिक सलाह लग रही हो आपको, तो उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी शुड, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। तो ये 3 तरीके थे इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर और भी कोई एग्जाम्पल हो तो आप बताएंगे। तो इसमें आपको एक छोटे मोटे जो नोट हैं वो बता देता हूँ मैं। तो पहला है, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, डू नॉट में से डू हटा दो, डू नॉट में से डू हटा दो और नॉट के बाद बी लगाओ। समझ गए। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे डू नॉट क्रॉस द रोड। तो आपको क्या करना है, शुरू किससे करना है, ये तरीका है पहला, लेट द रोड। अब डू नॉट में से क्या करना है आपको, डू नॉट में से डू हटा देना है। तो यहाँ पर डू हटा दिया, बचा क्या, नॉट, और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्रॉस।
तो इसका बनेगा लेट द रोड नॉट बी क्रॉस्ड। तो दोस्तों इम्परेटिव को आप इसी तरीके से बनाएंगे, जैसे भी एग्जाम्पल हो आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन भी बोलते हैं इसे कई। प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या करना है, बाय के तुरंत पहले बाय के तुरंत पहले लगाएं। जैसे यू आर लाफिंग एट मी, इसका प्रीपोजिशन क्या आ रहा है, एट। तो इसको क्या करना है, तो देखिए फॉर्मूला वही जो पैसिव उसका कॉमन चलता आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब हेल्पिंग वर्ब्स में दे रखी है आर है, यानी कि इज एम आर। तो आई के साथ आर तो आता नहीं, क्या आएगा, एम। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक अगर आई एन जी आए तो आपको क्या लगाना है, बीइंग। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉफ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉफ्ड। फिर उसके बाद बाय आता है, लेकिन हमें बाय से जस्ट पहले क्या लगाना है, एट। फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। तो ये तरीका है, अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसे क्या करना है दोस्तों, बाय से जस्ट पहले रख देना है। बाकी सेम वही तरीका जो पहले का था। इसके बाद कुछ निश्चित प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों ये कुछ निश्चित प्रीपोजिशन है जो पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं, जैसे कि नोन टू, सरप्राइज दैट, अमेज एट, टायर्ड ऑफ, कंटेन इन, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद आदि। जैसे कि नो आ जाए तो नो का जो पैसिव बनेगा तो उसके साथ आपको अक्सर टू लगाना पड़ेगा। सरप्राइज के बाद एट, अमेज के बाद एट, टायर्ड के बाद ऑफ लगाना है आपको। जैसे कि और एक कंटेन इन, जैसे कि कंटेन्स दे रखा है, कंटेन्स अगर दे रखा है, कंटेन्स यानी कि होता है में होना, है ना, शामिल होना। तो अगर कंटेन आ गया तो इसमें आपको पैसिव में क्या करना है, इन लगा देना उसकी थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे कि उदाहरण है, दिस बॉक्स कंटेन्स 5 बुक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 5 बुक्स आर कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म हो गई। अब कंटेंट के साथ क्या लग जाएगा, इन, क्योंकि इन अंदर होने की बात दर्शाता है, में होना। फिर उसके बाद 5 बुक्स आर कंटेन इन दिस बॉक्स, ये जो बॉक्स है लास्ट में जाएगा। तो ये कुछ एक प्रीपोजिशन है फिक्स जो यूज़ होते हैं, तो इनका आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहचान क्या होती है इसकी, सबको पहचान पता है। कौन सा चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये 2 तरह से शुरू होते हैं। पहला होता है WH से शुरू होने वाले, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है, सिंपल है, जैसा सेंटेंस है वैसा ही पैसिव बनाना है। तो इसका जो रूल है वो क्या कहता है, तो पहला नियम है इसका, HV हो यदि प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस HV से शुरू हो तो HV से ही शुरू करें। और दूसरा WH हो तो WH से ही शुरू करें। यानी कि इसका जो सूत्र है, जो फॉर्मूला, वो क्या होगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बीइंग आ रहा है तो बीइंग लगाना है आपको, बीन आ रहा है तो बीन लगाना है, बी हो तो बी लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको,
प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हटाना। जो रूल नंबर 3 है वो क्या है, जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है वो मत हटाओ, आपको ध्यान रखना है। तो अगर WH से शुरू है कोई इंट्रोगेटिव तो फिर आपको यहीं से शुरू करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ये WH हटा देना। सूत्र यहाँ से बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से कुछ लग रहा है तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि डू यू नो मी, ये इंट्रोगेटिव है तो इसका क्या बनेगा। अब देखिए किससे शुरू हो रहा है, WH से कि हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि डू आ रहा है तो यानी कि WH से नहीं होगा स्टार्ट, इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो आपको शुरू में हम बताया था मैंने टेंस संबंधी नियम में, अगर डू डज आ जाए, ट्रिक भी बता रखी है मैंने, डू डज आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, इज, एम, आर। तो नियम क्या है, यदि इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यानी कि डू डज की जगह ऐसा नहीं कि डू डज आ जाएगा, डू डज की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर या तो इज आएगी, एम आएगी या फिर आर आएगी, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी से पहले क्या लगता है, एम, एम लग गया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट अपन को पता चल गया मी का होता है आई, इसीलिए हमने एम लगाया। उसके बाद ये देखिए ING के वाक्य में कहीं नहीं है, हैज़ हैव हैड है क्या, नहीं है। और अगर मॉडल या टू वगैरह हो वर्ब के साथ तो बी लगाते हैं, वो भी नहीं दे रखी, यानी कि इसका यूज़ हमको नहीं करना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, नो, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बाय का यूज़ करना है, आपको लगाना है बाय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। आपको मैंने इधर प्रीपोजिशन के लिए कुछ चीज़ें बताई थी, अगर नॉन आ जाए, नो आ जाए तो उसके साथ आपको टू लगा देना है, बताया था ना ऊपर, देखिए नॉन टू दे रखा है, अगर नो है, नो का अगर क्रिएट कर रहे हैं तो नॉन टू लग जाता है, ये परफेक्ट है इसका आंसर। तो एम आई नॉन टू बाई यू। दोबारा समझिए फटाफट से, डू की जगह एम आया, क्यों आया एम, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, डू डज की जगह इज एम आर, अगर ऑब्जेक्ट आई है तो एम आता है। फिर उसके बाद सूत्र में देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद इन तीनों में से कुछ नहीं लगाया मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन के साथ टू लगाना है आपको क्योंकि ऊपर नोट में लिखा है मैंने। फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सेंटेंस में देखिए यू, ये आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू। उसके बाद एक WH वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। तो WH वाला कैसे बनता है, जैसे कि वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले सूत्र देखिए आप, WH से शुरू करें या हेल्पिंग वर्ब से। अगर WH से शुरू है तो WH से ही शुरू करना है, तो यहाँ पर WH का WH, तो WH है वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, इज एम आर, तो यहाँ पर वाई के साथ या तो इज आएगा या एम या आर, लेकिन पता कैसे चले इज एम आर में से क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट सिंगुलर है, उससे पहले क्या आएगा, इज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, अभी पता किया था हमने क्रिकेट। इन तीनों में से क्या आएगा फटाफट से बताइए। अगर ING दे रखा हो तो क्या लगाना है आपको, बीइंग, आपने बीइंग लगा दिया। फिर उसके बाद आपने बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। फिर उसके बाद आपको लगाना है बाय, यहाँ पर लगा दिया आपने बाय। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यू, तो बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं हटाना है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो उदाहरण और जो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य कैसे, जैसे कि हु रॉट द रामायण,
तो यहाँ पर हु के अंदर ही सब्जेक्ट छिपा हुआ है, रामायण किसने लिखी। तो हु वाला वाक्य आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है, बाय हुम से शुरू करना है। तो बाय हुम लिख दिया आपने। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी क्या, नहीं। तो आपको ट्रिक काम आएंगे जो मैंने आपको बताया थे टेंस संबंधी नियम में। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, या तो इज एम आर आएगा या वाज वर। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, अगर पास्ट है तो वाज वर। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट है, तो यहाँ पर आएगा वाज, बाय हुम वाज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण। फिर उसके बाद इन तीनों में से पता लगे क्या आएगा, आईएनजी हो तो बीइंग लगाना है, हैज एव हैड हो तो बीन लगाना है, बाकी मॉडल और टू हो तो बी लगाना है। कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा, इसे छोड़िए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब आप सोचेंगे सर बाय प्लस सब्जेक्ट कहाँ गया, हु एक ऐसा WH है जिसके अंदर सब्जेक्ट खुद होता है, तो इसलिए बाय हुम कर दिया इसे, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका ध्यान रखेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस आ जाए तो उसे आप कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ काइंडली, तो उसका वही इम्परेटिव जैसा ही नियम है। तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रूल क्या है इसका, प्लीज़ या काइंडली आपको क्या करना है, हटा दो, आपको हटा देना है। जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें से प्लीज़ हटा दिया आपने, प्लीज़ हटा करके क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो वाक्य ऐसे कैसे आप उसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस आए तो आपको इसी तरीके से बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दें, प्लीज़ काइंडली को हटा दें, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे रखते हैं। तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस दोस्तों यहीं तक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो एग्जाम्पल में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिख कर दे रहा हूँ, वह आप सॉल्व करें और उसका आंसर मुझे बताएं। तो दोस्तों पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद ये ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें आप सॉल्व करना चाहिए आपको, और आपको सॉल्व करते हुए कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। फिर कोई सवाल हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।